खबर आ रही है कि पुतिन साहब मंगोलिया जा रहे हैं और मंगोलिया में वो अरेस्ट हो सकते हैं। पुतिन साहब पर आरोप है कि उन्होंने वॉर क्राइम को जन्म दिया है। यहाँ पर पुतिन साहब यात्रा पे जा रहे हैं 3 सितंबर को और इसी बीच एक आदेश आया आईसीसी से। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसने कहा कि देखिए मंगोलिया जी, आप हमारे मेंबर हैं और हमने पुतिन साहब के खिलाफ पहले ही वारंट निकाल चुके हैं और आपकी ये ड्यूटी बनती है, बीइंग ऑफ मेंबर ऑफ अस, हमारे सदस्य के तौर पर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पुतिन साहब को अरेस्ट करें। क्या है कहानी? इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक ऐसी खबर जिसके बारे में जानने को सब उत्सुक। खबर आ रही है कि पुतिन साहब मंगोलिया जा रहे हैं और मंगोलिया में वो अरेस्ट हो सकते हैं। अरेस्ट हो सकते हैं। क्या है कहानी? इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप समझिए कि पुतिन साहब को आखिरकार गिरफ्तार करने की नौबत आई क्यों है। पुतिन साहब पर इस बात के आरोप लगे हैं कि उन्होंने यूक्रेन में बच्चों के खिलाफ जो वॉर क्राइम है, वॉर क्राइम मतलब एक होता है युद्ध, युद्ध में एक म्यूचुअल नुकसान होता है, वो तो सबको समझ में आती है कि भाई आप लड़े हम लड़े, सैनिक सोल्जर, ठीक है, ये नुकसान तो होता ही, लेकिन इसके अलग बच्चों के साथ या आम नागरिक के साथ मारे जाने की घटना को वॉर क्राइम कहा जाता है। पुतिन साहब पर आरोप है कि उन्होंने वॉर क्राइम को जन्म दिया है। ठीक है, किसने लगाए हैं आरोप? क्या वो आरोप लगा भी सकता है कि नहीं लगा सकता? और दूसरी बात, अगर मंगोलिया जा रहे हैं तो क्या मंगोलिया ने आरोप लगाए हैं कि मंगोलिया पहुंचेंगे तो मंगोलिया में जाकर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सभी बातों की चर्चा करने के लिए आप और हम आज इस सेशन में हाजिर हैं। हम सबसे पहले बात देखेंगे कि पुतिन साहब मंगोलिया जा क्यों रहे हैं। आप देखिए, आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख है। 1 तारीख भी खास है क्योंकि इसी दिन दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि जापान जो है अपोजिट खेमे में चला गया था, जिस खेमे में था मित्र राष्ट्र से हटकर धुरी राष्ट्रों की तरफ चला गया था। तो बताया जाता है कि सोवियत संघ और मंगोलिया ने मिलकर जो है 3 तारीख को जापान की सेनाओं को हरा दिया था। उसके 85 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगोलिया के जो राष्ट्रपति साहब हैं, उखना खुरेलसुख के न्योते पर पुतिन साहब मंगोलिया जा रहे हैं। कहाँ है मंगोलिया? रूस के साउथ में पड़ता है और कोरिया के इस तरफ, चीन के भी नॉर्थ में है, दैट इज मंगोलिया। यहाँ पर पुतिन साहब यात्रा पे जा रहे हैं 3 सितंबर को, जो 85 साल पूरे हुए हैं उसकी सेलिब्रेट करने के लिए। और इसी बीच एक आदेश आया आईसीसी से। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसने कहा कि देखिए मंगोलिया जी, आप हमारे मेंबर हैं और हमने पुतिन साहब के खिलाफ पहले ही वारंट निकाल चुके हैं और आपकी ये ड्यूटी बनती है, बीइंग ऑफ मेंबर ऑफ अस, हमारे सदस्य के तौर पर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पुतिन साहब को अरेस्ट करें। आगे बढ़ूं इससे पहले आप इस चीज को समझिए कि आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या। क्रिमिनल कोर्ट 1998 में एक बैठक होती है रोम में। रोम की इस बैठक में सभी देश आए और उन्होंने कहा कि देखो, हमें करना ये चाहिए कि पूरी दुनिया में वॉर क्राइम रोकने के लिए पहले तो कोशिश हो कि वार क्राइम हो ही ना, लेकिन अगर कोई वार क्राइम करता है या अपने देश में किसी पर नरसंहार करता तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय होने के साथ साथ उस व्यक्ति के साथ कोई कठोर कदम भी उठाए जाने चाहिए। कैसे कठोर कदम? उस राष्ट्र अध्यक्ष को मान लीजिए कोई लीडरशिप में किसी में गड़बड़ हो रही है तो उस पर सजा बुले, सैंक्शंस लगे, आलोचना, इन सब के रिगार्डिंग एक बैठक होती है। लेकिन उस बैठक के बाद एक पेपर साइन किया जाता है, जिस पेपर को 2002 में साइन किया गया, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की शुरुआत 2002 में एक पेपर साइन हुआ। ये कहानी कहाँ शुरू हुई थी? कहानी रोम से शुरू हुई थी और फाइनली आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना होती है। क्या करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इसकी मैंने बताया कि जिम्मेदारी क्या है। नीदरलैंड के हेग में स्थित है। 1998 में इसकी स्थापना होती है। इसके 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है: नरसंहार, जेनोसाइड, मानवता के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ, वॉर क्राइम और आक्रामकता का अपराध। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना। कौन से दोषी? जो इन सब ऊपर वाली 4 चीजों में शामिल हैं। इसके 123 सदस्य हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ना तो रूस इसका सदस्य है ना यूक्रेन इसका सदस्य है। रूस यूक्रेन सदस्य इसका है नहीं। भारत और पाकिस्तान क्या ने जब रोम के जब ये एग्रीमेंट पर साइन हुए 2002 में, तो भारत ने तो और चीन ने इस पर साइन ही नहीं किए। इसका मतलब हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर ही नहीं हैं। इसका कोई भी प्रावधान हमारे ऊपर लागू नहीं होता। क्या समझे ये कि एक न्यायालय है, इंटरनेशनल लेवल पर है, पूरी दुनिया के जो वॉर क्राइम्स हैं, मानवता के खिलाफ अपराध हैं, उन पर नजर रखता है। जो करता है उसके लिए सजा का प्रावधान करता है और जो राष्ट्र अध्यक्ष इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जैसे वारंट जारी करने जैसी ये कहानी जो है सुना देता है कि भाई इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। क्या भारत और चीन? नहीं, भारत और चीन इसके सदस्य नहीं है।
भारत चीन सदस्य नहीं है, साथ में सदस्य इसके कौन नहीं है? चीन नहीं है, अमेरिका नहीं है और रूस नहीं है। ये तीन भी इस कोर्ट के मेंबर नहीं है, यानी कि इसका कोई भी प्रावधान इन पर लागू नहीं होता। कितने देश थे? 123 देश। हाँ, 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने साइन तो किया है, लेकिन वो आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मान्यता नहीं देते हैं। क्या किया इस कोर्ट ने? फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में, तमाम तरह की बातें सामने आई। और युद्ध में देखिए, हम ये कहते हैं कि ठीक है, वॉर जो होना चाहिए, देखिए खैर वॉर क्यों ही होना चाहिए, हम ऐसा क्यों बोलें, लेकिन इस युद्ध में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की तरफ खूब आरोप लगाए कि हमारे यहाँ नरसंहार हुआ है, हमारे यहाँ नरसंहार हुआ है। ऐसा ही आरोप पुतिन साहब पर भी था। पुतिन साहब के खिलाफ इस बात को इन्वेस्टिगेट करते हुए जो क्रिमिनल कोर्ट था, क्रिमिनल कोर्ट ने 17 मार्च 2023 को एक जो है इनके खिलाफ आरोप तय किए। अकेले पुतिन नहीं थे, पुतिन के साथ जिनके पर आरोप तय किया गया वो थी मारिया एलेक्सोयेवना लोवाब्लोवा। कौन है ये महिला? जो क्रेमलिन है ना, क्रेमलिन जो राष्ट्रपति का जो कार्यालय जिसे क्रेमलिन कहा जाता है रूस में, वहां पर बच्चों के अधिकारों के रिगार्डिंग यही सुप्रीम अफसर हैं। इन दोनों के खिलाफ कहा गया कि इन्होंने आदेश दिया, इनके निगरानी में हुआ और यूक्रेन में खूब वॉर क्राइम हुआ है, बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ ठीक ठाक वॉर क्राइम हुआ और हम इनको इस चीज का दोषी पाते हैं। याद रहे, ना तो यूक्रेन सदस्य है ना ही रशिया सदस्य है। और फाइनली क्या हुआ, इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए। वारंट जारी हुए, ठीक है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति कहां पर गिरफ्तार हो सकते थे? वहां पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो सदस्य देश हैं, अगर पुतिन साहब वहां जाते हैं और वो देश चाहता है गिरफ्तार करना, तो वो देश पुतिन साहब को गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि उसके बाद पुतिन साहब ने 11 देशों की यात्रा की, लेकिन वो भी ऐसे देश की यात्रा करने से बचते रहे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। एक सबसे बड़ा इसमें जो चर्चित मामला रहा, ब्रिक्स देशों की बैठक जो दक्षिण अफ्रीका में हुई। दक्षिण अफ्रीका में हुई तो ऑब्वियस बात है, आप यहां देख सकते हो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष न मौजूद होकर रशिया के यहां पर एक मंत्री मौजूद हैं। यहां पर पुतिन साहब नहीं आए। तो उस समय भी एक चर्चा थी कि साउथ अफ्रीका अगर पुतिन आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में आते हैं जोहान्सबर्ग में, तो क्या पुतिन साहब को अरेस्ट किया जाएगा? पुतिन साहब ने इन सब बातों को जो है विराम देते हुए उन्होंने कहा कि भाई मेरे खिलाफ वारंट है, तो ऑब्वियस बात है मैं नहीं जाता, चूंकि एक बड़ा संगठन है और इंपॉर्टेंट संगठन है, तो हमारे मंत्री साहब जो हैं वहां पर चले गए हैं। तो ये वहां पर गए थे, ये उस दौर की आप मीटिंग देख सकते हो। अब पुतिन साहब जा रहे हैं मंगोलिया। कहां जा रहे हैं? अब पुतिन साहब मंगोलिया यात्रा पर हैं और मंगोलिया यात्रा पर फिर आईसीसी ने कहा कि देखो वहां तो नहीं, आप हमारे सदस्य हैं, आप इनको वहां पर अरेस्ट कीजिए। यूक्रेन ने भी कहा कि देखिए ये जिम्मेदारी बनती है मंगोलिया की। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि मंगोलिया जो को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। पहला प्रश्न, क्या अरेस्ट होंगे? देखिए इसकी संभावना तो शायद नजर नहीं आती है। फिर एक दिमाग में प्रश्न उठता है कि अगर अरेस्ट नहीं होते हैं, आईसीसी का सदस्य है मंगोलिया, तो क्या मंगोलिया के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए एक्शन के तर्ज पर 3 बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि भाई आईसीसी उसके खिलाफ कुछ कठिन टिप्पणी करे, दूसरा सैंक्शंस रख सकते हैं, कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं मंगोलिया पर, तीसरी बात यह है कि भैया उसकी इंटरनेशनल बिरादरी जो है उसमें आलोचना हो सकती है कि मंगोलिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात का मंगोलिया पर कितना फर्क पड़ता है? मेरे हिसाब से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा होता भी है तो क्या ही इससे फर्क पड़ता है? मंगोलिया देखिए, वैसे भी मंगोलिया की बहुत सारी कहानी रूस और चीन के साथ चलती है, तो शायद इस आलोचना का खासी फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल मतलब मेरा ये निजी राय है कि शायद ना के बराबर संभावना है कि पुतिन साहब को अरेस्ट वहां पर किया जाए। क्या पुतिन साहब इन सब बीचों में मंगोलिया जाएंगे? वो बिल्कुल जाएंगे, वो बिल्कुल जाएंगे। पूरी संभावना है कि वो हो सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और जो नाटो जो देश उनके खिलाफ हैं उनको ठेंगा दिखाने के लिए वो जरूर यहाँ की यात्रा करेंगे। क्या कहा क्रेमलिन ने? क्रेमलिन ने कहा कि देखिए बात सही है, मंगोलिया से हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन फिर भी हम राष्ट्रपति साहब की यात्रा के लिए पूरी सुरक्षा बरत रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है 3 सितंबर आने वाली है, 2 दिन बीच में है, तो शायद राष्ट्रपति महोदय वहां जाएंगे पुतिन साहब। तो मैंने क्या कहा कि गिरफ्तार होने की संभावना शायद नजर नहीं आती है। ये तो रहा पुतिन साहब का मामला। वारंट जारी हुए, आरोप लगे वॉर क्राइम के। मैं एक चीज यहां आपको इस चीज से हटके एक चीज में समझाना चाहता हूं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये दुनिया या ये पश्चिमी देश, जिसमें रूस भी शामिल है, यूक्रेन भी शामिल है, ये लोग इतना दोहरा रवैया क्यों रखते हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ने से पहले ये कहूंगा कि मैं किसी भी चीज का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं विरोध करता हूं एक चीज का, जब मानवता का उल्लंघन होता है। अगर किसी भी युद्ध में अगर पुतिन साहब के हमले से बच्चे मरे हैं, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जब मैं यूक्रेन यात्रा पर हमारे मोदी साहब गए थे, तो मैंने बताया था कि उन्होंने जो जेलेंस्की साहब है वो लेकर गए थे कि देखो साहब यहाँ पर क्या हुआ है, ये बच्चों की वो मेमोरियल्स हैं जो बच्चे इनके अपराध में मारे गए। ठीक है पुतिन जी,
बात सही है, मानवता के उल्लंघन के आरोप तो आप पर जायज हैं। युद्ध क्यों हो रहा है, युद्ध का क्या परिणाम होगा, मैं इस बारे में अभी चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं कि भाई क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन मैं एक चीज की और तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर पुतिन साहब आरोपी हैं, अगर पुतिन साहब आरोपी हैं या पुतिन जी पर आरोप लग रहे हैं, तो मैं एक ही ध्यान देना चाहूंगा कि तमाम हो हल्ले के बावजूद, यूनाइटेड नेशन के पॉइंट आउट करने के बावजूद, तमाम तरह के संगठनों के पॉइंट आउट करने के बावजूद, तमाम तरह के दुनिया के देश कह रहे हैं, आखिरकार आईसीसी की नजर इन तस्वीरों पर क्यों नहीं जाती है। कौन सी तस्वीरें? मेरे प्यारे साथियों, माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें आपको थोड़ी विचलित कर सकती हैं, पर सत्यता से मुंह मोड़ लेना भी इतिहास के खिलाफ एक अपराध है। अपराध है, आप सत्यता से मुंह नहीं मोड़ सकते। कहां की हैं ये तस्वीरें? ये तस्वीरें गाजा पट्टी की हैं, जहां पर बच्चों के खिलाफ डेली खबरें आती हैं। आपको जानकारी बहुत बड़ा आंकड़ा है, जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस की कार्रवाई में बच्चे मारे जा रहे हैं। ठीक है, वो तो अभी 2-3 दिन पहले की खबर यह है कि वहां पर एक पोलियो का जो है एक केस मिला, पोलियो केस की वजह से कुछ जंग रोकी गई, तमाम तरह की वार्ताएं हो रही हैं। फिर भी ठीक है, हमास को आप खराब मानते हैं, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ही मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके? अरे बच्चे किसके मतलब दुश्मन हो सकते हैं? बच्चों से किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या सर आप इजराइल मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं। आप अपने देश की रक्षा करिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी प्राइमरी ड्यूटी है देश की रक्षा करना। आप कार्रवाई कीजिए हमास के खिलाफ, ठीक है। ऑब्वियस बात है, हमास भी आपको गलत बताता है, तो आपकी अपने मतभेद हैं। हम इस युद्ध के विषय में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मेरे कंसर्न में जो आज के बिंदु है वो है कि भाई बच्चों से किसी क्या अपराध हो सकता है। अगर पुतिन साहब इतने आरोपी हैं, तो मेरा एक निजी राय, मेरी राय है, मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, क्या नेतन्याहू साहब इसके आरोपी नहीं है? या हमास के जिन लोगों ने इस काम को किया, जब अक्टूबर में ये घटना हुई इजराइल पर, क्या वो आरोपी नहीं है? क्यों अपनी आंखों को मीच के बैठ जाते हो तुम? शतुरमुर्ग की तरह जो आपने गर्दन घुसा ली है, इससे काम नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? इतने बुद्धिमान लोग हैं, वो सब जानते हैं, उनकी नजर में सारी बातें हैं, तो ऐसा क्यों? अमेरिका के सांसदों ने एक प्रस्ताव लेकर आए और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को साफ कहा कि नेतन्याहू और उनके अधिकारियों के खिलाफ अगर अरेस्ट वारंट आया तो इसके अंजाम भुगतने होंगे। आप सदस्य भी नहीं हैं, चेतावनी भी आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो साफ है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका प्रभुत्व इन संस्थाओं पर है। आपसे अर्थ अमेरिका जैसे देशों का। तो नेतन्याहू साहब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मेरी आपके बारे में कोई निजी राय नहीं है, ना मैं निजी राय कायम करना चाहता, ठीक है। आपका देश है, आप बचा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर पुतिन जितने आरोपी हैं, आरोपी तो उतने कौन हैं? नेतन्याहू साहब भी हैं। ये मेरी निजी राय है, मैं इसमें किसी के साथ नहीं जाना चाहूंगा, मैं इसके पक्ष विपक्ष में नहीं, ये मेरी निजी राय है। और मेरी निजी राय से आप कितनी सहमति रखते हैं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बच्चों से क्या दुश्मनी है? वो ठीक है कि जब भाई एक कहा फिल्म में आई थी कि जो बंदूक की गोली होती है वो नाम पता और उम्र पूछ के नहीं निकलती, लेकिन साहब इस जमाने में ऐसी बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये तो आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको अपने वॉर करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा का पहले ध्यान रखना चाहिए, है ना। रफा में क्या हुआ? शरणार्थी कैंप पर आपने गोले बरसा दिए। कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर, यार मेरे प्यारे साथी कुछ सोचेंगे कि क्या सर इजराइल की बुराई कर रहे हो? कि बुराई नहीं कर रहा हूं यार, मैंने बार बार कह रहा हूं कि आपको अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इस तर्ज पर नहीं। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि पूरी वैश्विक समुदाय को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। अगर हम वास्तव में इनके प्रति अपनी संवेदनाएं रखते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, अकेले ट्वीट कर देने से, हेडलाइंस छपवा देने से, भाषण में बोल देने से, संवेदनाएं व्यक्त कर देने से इस समस्या का समाधान एक्चुअल में नहीं है। अगर हम वास्तव में ये जो 2 युद्ध चल रहे हैं हमारे, अगर हम इनके बारे में कोई सकारात्मक परिणाम निकालना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि ये युद्ध रुकें, तो हमें एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, खासकर उन देशों को जो सर्वे सर्वा बने बैठे हैं, जो अपने आप को पूरी दुनिया का हिमायती समझते हैं और लड़वाने के क्रम में सबसे आगे आ जाते हैं। तो हमें इस बारे में एक गहन सोच विचार करना होगा कि पुतिन साहब, नेतन्याहू साहब या कोई भी ऐसा शख्स जो ऐसा काम कर रहा है, चलो ये ठीक है, ये 2 तो ऐसे हैं कि भाई हाईलाइटेड है तो मैंने नाम ले दिया, पर मेरे प्यारे साथियों मेरा सवाल वही है, मंगोलिया में क्या होगा उसकी संभावना मैंने आपको बता दी। होना जाना कुछ है नहीं, बस उसको आलोचना झेलनी पड़ सकती है, सेंसन्स झेलने पड़ सकते हैं, और वो कहेगा भाई तुम ऐसा कैसे क्यों कर रहे हो। लेकिन बात वही है कि क्या
इनके खिलाफ आंख मूंद लेना भी एक जायज बात। शुरुआत में सब ठीक था, बड़ी मतलब ठीक है, आपने हमला किया, हमें भी बुरा लगा कि इस तरीके से विदेशी तक आतंकवादी बुलाए गए, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब घुस गए, बड़ा बुरा लगा हमें भी। बट नाउ इनफ इज इनफ। आप अगर एक बहुत सशक्त देश होने का दावा करते हैं तो पॉइंट खोजिए और उन्हीं लोगों को मारिए जो वास्तव में जिम्मेदार हैं। या मैं मानता हूं कि वॉर कैजुअलिटीज होती हैं, तो मेरे प्यारे साथियों कुछ नैतिक जिम्मेदारियां तो सभी की बनती हैं। मैं सभी में, अब नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, जो भी देश लड़ रहे हैं सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि भाई हमारे इस चक्कर में किसी बेगुनाह बच्चे की, मासूम बच्चे की, महिला की, ये सब शोभा नहीं देता है। और मैं एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, ये आत्मा को अंदर से झंझोर देती है। मैं बहुत देर तक वो इमेज नहीं चलाई मैंने पीछे वाली, जब आप कभी देखेंगे गूगल इमेज देखेंगे कि नहीं सही नहीं हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या राय रखते हैं आप अपनी इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैंने आपको बताया कि मंगोलिया में क्या संभावना है, आई हैव क्लियर, मैं क्लियर कर चुका हूँ। और मिलते हैं कल फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।